हाँ भाई, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपन आज नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैकेनिक्स का जो पोर्शन है अपना, ठीक है भाई। तो अपन वहाँ तक 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी कुछ और टॉपिक होगा वो मैं देख लूँगा, ठीक है। तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर मतलब यूनिट थर्ड में भी 2 चैप्टर हैं। तो एक चैप्टर तो अपना मैकेनिक्स का रहेगा और उसके बाद ऑसिलेशन वाला पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो मैं नया यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ, यूनिट थर्ड है आपका। और वो यूनिट थर्ड कैसे है वो देखेंगे भैया, ठीक है। यूनिट थर्ड देखेंगे अपन यहाँ से, यूनिट थर्ड, ठीक है। यूनिट थर्ड है आपका, है ना भाई। और इसमें 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर तो है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन इसमें केंद्रीय बलों के अधीन, केंद्रीय बलों के अधीन अधीन कण की गति, अधीन कण की गति, ठीक है। और एक चैप्टर है इसमें, सेकंड वाला जो चैप्टर आएगा वो सरल आवर्त गति का आएगा, एसएचएम का, सरल आवर्ती गति का देखना है, ठीक है। मतलब मैकेनिक्स का ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑसिलेशन में एक यूनिट और आएगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही रहेगा, मैकेनिक्स का ये लास्ट चैप्टर है अपना। इसके बाद अपन ऑसिलेशन वाले पोर्शन की, तो अपना बुक्स का नाम ही क्या है, मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन। तो मैकेनिक्स वाला पूरा लास्ट चैप्टर है ये, ठीक है। उसके बाद अपन ऑसिलेशन में चलेंगे। तो अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति, ठीक है ना भाई। केंद्रीय बलों के अधीन किसका डिस्कस करूंगा, कण की गति का डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अपन लिखते हैं, चैप्टर का नाम लिख लो भाई, केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति। केंद्रीय बलों के अधीन अधीन कण की गति, ठीक है भाई। और सबसे पहली बात तो यही पता होना चाहिए अपन को कि केंद्रीय बल होता क्या है। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ ऐसे पहले, है ना। सेंट्रल फोर्स आया था अपने, तो मैं फिर से लिखा देता हूँ डेफिनेशन यहाँ से। और फिर अपन 4 से 5 थ्योरम है यहाँ की, 4 से 5 स्टेटमेंट है, उनमें से कोई 1 या 2 स्टेटमेंट अपनी एग्जाम में आता है और 101% आता है, ठीक है ना। 4 से 5 स्टेटमेंट अपने यहाँ से, वहाँ से 2 स्टेटमेंट अपनी एग्जाम में आते हैं, कम से कम 1 या फिर मैक्सिमम 2 स्टेटमेंट आते हैं और प्रूव करने वाले स्टेटमेंट हैं। उसके बेस से अपन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आप लिखोगे इसमें हेडिंग, केंद्रीय बल क्या होता है। केंद्रीय बल की हेडिंग लिखेंगे, केंद्रीय बल क्या होता है भाई, सेंट्रल फोर्स। केंद्रीय बल, केंद्रीय बल सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखता हूं, वह बल, वह बल जो एक निश्चित बिंदु से गुजरता है, या फिर ऐसे लिख देता हूं, वह बल जो दूरी पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है, तथा जिसकी क्रिया रेखा, तथा जिसकी क्रिया रेखा एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, निश्चित बिंदु से गुजरती है, केंद्रीय बल कहलाते हैं, केंद्रीय बल कहलाते हैं, ठीक है भाई। और अपन ने वहां पढ़ा था ऐसे, जैसे कूलाम फोर्स हैं, ये सब कैसे हैं, एफ इक्वल टू इसकी फॉर्म इस टाइप से हो गया। अगर एफेक्टर फॉर्म में लिखूं तो के अपॉन कितना आर की पावर एन और प्लस माइनस कितना आर के। तो इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एफ वेक्टर आर ये हो जाएगा के आर की पावर माइनस एन और प्लस माइनस कितना आर कैप। ये सेंट्रल फोर्स का फॉर्म है भाई, मैंने पहले भी पढ़ाया था प्लस माइनस तो अट्रैक्शन रिपल्सन को। जैसे कूलाम फोर्स की बात करूं, मैं लिखवा देता हूं, जैसे कूलाम बल, जैसे कूलाम बल, कूलाम बल किस फॉर्म में पढ़ते हो आप, कूलाम बल इस फॉर्म में पढ़ते हो, एफ फैक्टर इक्वल टू आर, और ये कितना पढ़ते हो, के क्यू वन क्यू टू, ठीक है भाई, के क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना
आर स्क्वायर, और इधर आता है प्लस माइनस आर कैप, अट्रैक्शन रिपल्सन की वजह से आता है, ठीक है ना। सेम सेम चार्ज होते हैं तो रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से प्लस माइनस। इसको कुछ मान लूँ मैं, इसको कोई क्वांटिटी मान लेता हूँ भाई, इसको कोई क्वांटिटी मान लेता हूँ कि ये जो क्वांटिटी है ना। अब के तो लिखा हुआ है, इसको कुछ के डैश वगैरह, बात वही है भैया ना, कंफ्यूज नहीं होना कि के डैश क्या आ गया अलग से, ठीक है वो कांस्टेंट, ये सब क्या है कांस्टेंट। तो इसको ऐसे मान लूँ एफ फैक्टर आर इक्वल टू कितना के डैश अपॉन कितना आर स्क्वायर प्लस माइनस कितना आर कैप। इसको ऊपर ले जाके लिखूँ तो ये बनेगा एफ फैक्टर आर इक्वल टू कितना के डैश आर की पावर कितना -2 और प्लस माइनस कितना आर कैप। मतलब कहने का मतलब एन इक्वल टू कितना होता है यहाँ -2, एन इक्वल टू +2 सॉरी, ठीक है एन इक्वल टू कितना होता है +2 होता है। इसी प्रकार अगर कूलाम बल की बात करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, गुरुत्वाकर्षण का जो है ना, गुरुत्वाकर्षण वाला, उसको देखना भाई। फॉर एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं साथ में, बाकी ऐसे मैंने पढ़ाया हुआ है सारा। देखो भाई, अगर मैं बात करूं गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है, इसी में एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब जो डिस्टेंस दूरी आर पे डिपेंड करेगा वो सारे फोर्स कैसे होते हैं सेंट्रल फोर्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात करता हूँ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दो मास पार्टिकल, जैसे m1 मास का पार्टिकल हो, इधर कोई क्या हो m2 मास का पार्टिकल, और एक दूसरे से क्या हो r डिस्टेंस पे हो, तो इस पे लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है Fr, ये होता है g m1 m2 अपॉन कितना भाई आर स्क्वायर, और यहाँ आता है माइनस आर कैप। क्यों ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, वहाँ प्लस माइनस आ रहा था। क्यों मास ऑलवेज अट्रैक्टिव होने, क्यों मास का नेचर क्या नहीं हो सकता नेगेटिव नहीं हो सकता, प्लस प्लस ही रहता है, और वहाँ चार्ज क्या प्लस और माइनस होता है, इसलिए वहाँ दो टाइप से होता है प्लस और माइनस, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जबकि यहाँ हमेशा कैसा रहता है भाई अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और गुरुत्वाकर्षण है नाम से भी, ठीक है। इसको कुछ मान लेता हूँ मैं भाई, तो कुछ मान लेता हूँ, ये जो क्वांटिटी है ये मान लूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा अपने पास एफ फैक्टर आर इक्वल टू के अपॉन कितना आर स्क्वायर, और ये कितना बनेगा प्लस माइनस आर कैप बनेगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ एफ आर के और आर की पावर कितना -2 और प्लस माइनस कितना आर कैप। यहाँ भी एन इक्वल टू कितना होता है भाई 2 होता है। तो इस टाइप के सारे फोर्स क्या होते हैं अपने सेंट्रल फोर्स होते हैं, ठीक है, केंद्रीय बल होते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको भाई, सेंट्रल फोर्स होता क्या है उस चीज के लिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं। अब अपने 4 से 5 जो स्टेटमेंट हैं वो एक एक करके मैं प्रूव करवाऊंगा आपको, ठीक है, और आप देखना अच्छे से, एग्जाम में आएगा भाई पक्के, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना ये है, क्वेश्चन करके लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट अपना ये है, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति समतल में होती है। ये आपको प्रूव करना है कि केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति क्या होती है, प्लेन में मोशन होगी। क्या होगी भाई प्लेन, और प्लेन में मतलब अपन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं अपन क्रॉस, ठीक है। तो वहाँ क्रॉस का क्या आता है, ए क्रॉस बी जैसे पढ़ते हैं ए बी साइन थीटा, तो ए और बी दोनों वेक्टर कहाँ होते हैं उस वाले तल में होते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आता है वो कहाँ होता है लंबवत तल में होता है, ठीक है। तो मतलब उसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए अपने पास 0 आनी चाहिए, वैल्यू कैसी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेता हूँ मैं आपसे, ठीक है। तो देखना भाई, देखो भाई प्रूव करते हैं अपन इसको यहाँ। तो इसका प्रूफ देखना भाई, केंद्रीय बलों की परिभाषा से, इसका प्रूफ अपने पास केंद्रीय बलों की परिभाषा से, और केंद्रीय बलों की परिभाषा कैसे थी भाई एफ फैक्टर आर, ठीक है, और यहाँ था के अपॉन कितना आर की पावर एन प्लस माइनस कितना आर कैप, नंबर कितना 1। ये अपना केंद्रीय बल है, ये अपना क्या है भाई केंद्रीय बल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस में किसी एक को लेके चल सकता हूँ, है ना। प्लस की बात कर लेता हूँ मैं कि भाई अपने पास सेंट्रल फोर्स कुछ इस टाइप से है, के अपॉन कितना आर की पावर एन, और यहाँ है आर कैप, इस फॉर्म में ले सकता हूँ, है ना। प्लस माइनस एक ही बात है, मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना। मैंने क्या किया
क्योंकि आपने पढ़ा होगा ये तो आर कैप इक्वल टू कितना होता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। सदिश बटा क्या होता है भाई, सदिश का परिमाण होता है। मैंने दोनों तरफ क्या किया, यहाँ रख देता हूँ एक बार, तो ये बना कितना एफ आर वेक्टर, ठीक है ना। यहाँ बना अपने पास कितना एफ आर इक्वल टू कितना बन जाएगा भाई, के अपॉन कितना आर की पावर एन ऑलरेडी है, और ये बनेगा सदिश बटा सदिश का कितना परिमाण। दोनों तरफ आर वेक्टर से सदिश गुणा करने पर, दोनों ओर आर वेक्टर से सदिश गुणा करने पर, सदिश गुणा करने पर भाई, सदिश गुणा करने पर आर वेक्टर क्रॉस कितना है भाई, एफ वेक्टर आर, ये आएगा। इधर कितना के अपॉन आर की पावर एन तो कांस्टेंट है, आर की पावर एन प्लस वन बन जाएगा। यहाँ कितना है आर वेक्टर, और पहले से कितना है आर वेक्टर, और अपन जानते हैं आर क्रॉस आर क्या होता है, जीरो होता है। सेम सेम का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। क्योंकि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू कितना होता है भाई, जीरो। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस कितना एफ वेक्टर आर इक्वल टू कितना जीरो। कोई नंबर कितने, दो नंबर, तीन नंबर सॉरी, ठीक है ना। कोई नंबर कितना अपने पास, तीन नंबर बन गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का मान कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का मान कितना आ रहा है, जीरो। अब मैं फोर्स वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, एफ बराबर एम ए से, क्योंकि देखना भाई एफ वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन को कितना लिख सकता हूँ मैं, डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। देखना भाई यहाँ से, क्योंकि अपने पास कैसा बना, अपने पास ऐसा बना भाई आर वेक्टर क्रॉस कितना एफ आर इक्वल टू कितना जीरो, और एफ बराबर कितना होता है बताओ, एम ए वेक्टर, और ये कितना एम डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा भाई, आर वेक्टर क्रॉस कितना एम, और ये डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना जीरो। मास को बाहर निकाल सकता हूँ, मास यहाँ बनेगा कितना आर वेक्टर क्रॉस कितना डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई जीरो। तो मास तो कांस्टेंट, मास तो जीरो हो नहीं सकता, ये इधर चला जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा भाई, पोजीशन वेक्टर आर, और ये कितना डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर इक्वल टू कितना जीरो, नंबर कोई चार, ठीक है भाई। यहाँ से पोजीशन और त्वरण का क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब पोजीशन और पहले फोर्स का जीरो आ गया, अब त्वरण का जीरो आ गया, अब किसका आ गया, त्वरण का जीरो आ गया, ठीक है। तो अब देखो भाई इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखूं डी अपॉन डी टी आर क्रॉस कितना डी आर अपॉन डी टी, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो देखना क्या बनेगा ये। अगर मैं एक एक के साथ ये लिखूंगा कितना डी आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी, पहले इसके सापेक्ष करूंगा, ये डी आर अपॉन डी टी ऐसे कैसे रहेगा प्लस, यहाँ बनेगा आर क्रॉस, और ये बनेगा कितना डी टू आर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी कोई वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का क्या हो रहा है क्रॉस, मतलब इसका मान कितना आएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पे कितना भाई देखना भाई यहाँ पे कितना कि देखना भाई दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो मतलब ये भी कोई एक वेक्टर होगा और ये भी कोई क्या होगा वेक्टर, और इधर भी कितना बनेगा डी आर अपॉन डी टी, कितना रहेगा ये जीरो, ये वाला जीरो हो जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा डी अपॉन डी टी, और यहाँ बन जाएगा आर क्रॉस कितना डी आर अपॉन कितना डी टी इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया, प्लस यहाँ कितना बनेगा डी अपॉन डी टी, सॉरी यहाँ बनेगा अपने पास आर क्रॉस कितना डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, डी टू आर वेक्टर अपॉन कितना डी टी, और नंबर कितना है ये देखो 5 नंबर। समीकरण 4 तथा 5 से तो ऐसा लिख सकता हूँ, समीकरण 4 तथा 5 से भाई 4 तथा 5 से, जब 4 तथा 5 से देखा मैंने तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा अपने पास जीरो, आर क्रॉस कितना डी आर अपॉन डी टी कितना हो गया भाई जीरो हो गया, और जब ये जीरो हो गया तो इसका मतलब टाइम के सापेक्ष इसका अवकलन जीरो है, मतलब ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई क्या है कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं आर क्रॉस और यहाँ कितना डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा कोई
नियत आएगा, इक्वल टू कोई क्या आएगा, नियत। पोजीशन वेक्टर क्रॉस कितना, dr अपन dt क्या, वेलोसिटी वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नियत आ रहा है। मतलब ये प्लेन बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, एक प्लेन बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक तल बनाएंगे, ठीक है भाई, लिख दो इसको ऐसे। देखो एक फॉर्म हम निकाल देते हैं यहाँ से, और निकालना चाहो तो यहाँ से देखो मास से मल्टीप्लाई करना, मास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन बन जाएगा, ठीक है, वो भी बन सकता है। एक प्रॉपर्टी और निकालता हूँ यहाँ से। देखो भाई अपने पास कैसे था, अपने पास टाव वेक्टर कितना था, आर वेक्टर क्रॉस कितना, एफ आर, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी भाई, आर क्रॉस एफ आर की वैल्यू 0 आ रही थी। देखेंगे एक बार, यहाँ से जे मैंने कैसे पढ़ाया था आपको, जे पढ़ाया था डी जी अपॉन कितना, डी टी। जे कैसे पढ़ाया था भाई, डी जे टाउ इक्वल, एक टाउ इक्वल टू कैसे पढ़ाया था भाई, यहाँ पे टाउ इक्वल टू कितना पढ़ाया था, यहाँ से डी जे अपॉन कितना, डी टी। डी जे अपॉन डी टी पढ़ाया था। कहने का मतलब क्या है कि ये टाउ है, ठीक है, अगर मुझे जे चाहिए, टाव चाहिए, तो जे ये है, तो टाव का मतलब ये तो क्या हो जाएगा, 0। टाव का मतलब तो क्या है, 0। और टाव कितना होता है बताओ, आर वेक्टर क्रॉस कितना, एफ आर वेक्टर, आर वेक्टर क्रॉस कितना, एफ आर। और जे इक्वल टू कितना होता है बताओ, जे इक्वल टू कितना होगा, जे इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस कितना, पी वेक्टर होता है, जे इक्वल टू कितना, आर क्रॉस पी, और इसका मान कितना होता है भाई, 0। कहने का मतलब ये 0 होता है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, डी जे वेक्टर अपॉन कितना, डी टी, इसका मतलब कितना, डी अपॉन डी टी, और जे कितना हो जाएगा, आर क्रॉस पी, जे कितना हो जाएगा, आर क्रॉस पी, जिसका मान कितना आएगा, 0। इसका मतलब कहने मतलब इसका मान, इसका टाइम के सापेक्ष अवकलन क्या है, 0, तो मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से क्या बन जाएगा, आर क्रॉस कितना, पी इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0। तो अतः हम कह सकते हैं कि दो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे अपन यहाँ पढ़ते थे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, ए क्रॉस बी, और वो कितना आता था, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब अगर ये चेंज होता था तो इसका प्रोडक्ट चेंज होता था, ठीक है ना। अपन इसको ऐसे भी पढ़ते थे कि एक ये वेक्टर है ए, एक ये वेक्टर है बी, और ये थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट आता था वो तो यहाँ आता था, ए प्लस बी लिखते थे तुम, ए प्लस बी। लेकिन वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, उसका नियत है, मतलब वो कोई फिक्स वैल्यू है, कोई क्या फिक्स है, तो मतलब वो एक प्लेन बनाएगा, वो एक क्या बनाएगा, इस टाइप से प्लेन बनाएगा, ठीक है ना। इसका मान क्या है, नियत डायरेक्शन वगैरह सब क्या है उसकी फिक्स है, तो वो क्या बनाएगा, प्लेन में मोशन, ठीक है। किस में मोशन करेगा भाई, प्लेन में मोशन करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ अतः ये नंबर क्वेश्चन पहले वाला कितना था भाई, इसको कोई नंबर लिख दो, नंबर कितने, 6 नंबर, और इसको कोई नंबर लिख दो, 7 नंबर, ठीक है। तो लिख सकते हो समीकरण 6 तथा 7 से, समीकरण 6 तथा 7 से हम कह सकते हैं, कि केंद्रीय बलों के अधीन, केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति समतल में होती है, कण की गति समतल में होती है। किस में होती है भाई, तल में होती है, ठीक है। ये पहला है, ये पूछने के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ भी लेता है, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, लिख लो, नोट डाउन कर लो। बाकी सेकंड वाले पे चलते हैं अपन। सेकंड अपना है केंद्रीय बलों के अधीन गति के समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, केंद्रीय बलों के अधीन गति के समीकरण, ठीक है। सेकंड लिख लो, एक क्वेश्चन करके लिख सकते हो। मैं लिखता हूं यहाँ केंद्रीय बलों के अधीन, केंद्रीय बलों के अधीन, केंद्रीय बलों के अधीन केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति के समीकरण, कण की गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेज, ठीक है भाई।
केंद्रीय बलों के अधीन कण की क्या गति के समीकरण, ठीक है ना। केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति के समीकरण। देखो भाई, केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति देखेंगे। देखो तो मैं लिखता हूं एक बार, फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से। मैं लिखता हूं यहां, माना ऐसे लिखता हूं, केंद्रीय बलों के अधीन, केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति के, कण की गति के समीकरण ज्ञात करने के लिए, समीकरण ज्ञात करने के लिए एक निर्देश तंत्र, एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं, ठीक है भाई। एक निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं, माना इस निर्देश तंत्र में, इस निर्देश तंत्र में, इस निर्देश तंत्र में भाई कण का द्रव्यमान स्मॉल m, कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा उसके निर्देशांक, उसके निर्देशांक, उसके निर्देशांक x, y है। उसके निर्देशांक कितने हैं भाई, x, y है। ये चीज ध्यान रखना। अपन ने क्या मान लिया भाई, मोशन कैसे होगी, तो निर्देश तंत्र में एक मान लिया, और निर्देश तंत्र में पार्टिकल मान लिया, पार्टिकल का मास कितना मान लिया, स्मॉल m, और पोजीशन कितनी है, xy है, तो xy कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो देखना भाई, इसमें मैंने एक निर्देश तंत्र माना यहाँ पे, इस टाइप से अपना कोई एक निर्देश तंत्र है। ये x कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ, ये y कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है अपना ओरिजिन O, तो यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो कोई P पॉइंट पे है और वो XY है, और यहाँ से R, ये एंगल कितना हो सकता है, थीटा हो सकता है। अगर इसके मैं कंपोनेंट देखना चाहूँ भाई, यहाँ पे ये कंपोनेंट कितना आएगा और यहाँ पे ये कंपोनेंट कितना आएगा, तो अगर ये होगा x तो ये भी कितना होगा x, ये होगा y तो ये होगा y, ठीक है। इसका इधर कंपोनेंट कितना लूंगा, r cos थीटा, तो x बन जाएगा कितना भाई, r cos थीटा। लाल बटा कक्का से मैंने बताया था जिसके साथ कौन बनता है उसका cos थीटा, बाकी का sin थीटा। तो x इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, r sin थीटा। मैंने प्रोजेक्शन में पढ़ाया था ऐसा, है ना, ठीक है। x इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा, y इक्वल टू r sin थीटा। देखना भाई, यहाँ पे अपने पास दो समीकरण मिली, चूंकि x इक्वल टू कितना आ गया, r cos थीटा, नंबर कितना 1, और y इक्वल टू कितना आ गया, r sin थीटा, नंबर कितना आ गया 2, दो इक्वेशन। अब टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, टाइम के सापेक्ष ये r भी वेरी करेगा, थीटा भी वेरी करेगा, ठीक है। तो अपन को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। तो अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी से क्या निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, ठीक है ना। और उसके बेस पे बराबर ma देखेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी वहां से, ठीक है ना। तो देखो भाई, समीकरण 1 तथा 2 का मैं लिखता हूं यहाँ पे, समीकरण 1 तथा 2 का, समीकरण 1 तथा 2 का समय स्मॉल टी के सापेक्ष अवकलन से, भाई मैंने समय स्मॉल टी के सापेक्ष इनका क्या किया, अवकलन कर दिया। भाई अवकलन करना आपको आता है अच्छे से। यहाँ बन जाएगा कितना, dx अपॉन dt, यहाँ कितना बन जाएगा भाई, dx अपॉन dt बन जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो r भी चेंज हो रहा है, थीटा भी, तो पहले r का कर देता हूँ। r का कितना हो जाएगा, dr अपॉन dt, कोस थीटा इज इट इज रहा, प्लस फिर r का करूंगा कोस थीटा का कितना, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और थीटा का कितना, डी थीटा अपॉन dt हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी का फिर से कर देता हूँ, एक बार और चाहिए मुझे इसी का, तो एक बार इसको लिखता हूँ dx अपॉन कितना dt, यहाँ बनेगा कितना dr अपॉन dt, और ये बन गया कितना कोस थीटा माइनस कितना r साइन थीटा, और डी थीटा अपॉन कितना dt, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पुनः फिर आगे करूँ, समीकरण 2 का कर लेता हूँ। देखो भाई,
समीकरण 2 से एक बार फिर आगे देखूंगा नेक्स्ट पेज पे। समीकरण 2 से उसका भी कर देता हूँ। y इक्वल टू कितना है r साइन थीटा, तो यहाँ बनेगा dy अपॉन dt, पहले r का करूँगा dr अपॉन dt साइन थीटा को एज इट इज, प्लस फिर r का करूँगा साइन का कितना हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा डी थीटा अपॉन dt। इसको कोई नंबर 3 लिख देता हूँ, इसको कोई नंबर 4 लिख देता हूँ। अब 3 और 4 का फिर से करूँगा एक बार और, 3 और 4 का फिर से क्या करूँगा एक बार और अवकलन करूँगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, देखो भाई आगे एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में लिख लेता हूँ, क्योंकि x इक्वल टू कितना है अपने पास r cos थीटा और y इक्वल टू कितना है अपने पास r sin थीटा। मैंने क्या किया यहाँ पे dx अपॉन dt किया, ये कितना बनेगा dr अपॉन dt cos थीटा माइनस r, ये बना sin थीटा और d थीटा अपॉन dt बना, ठीक है। इसी प्रकार dy अपॉन dt निकाला मैंने, यहाँ कितना बन जाएगा dr अपॉन dt और ये बनेगा कितना साइन थीटा प्लस कितना r और ये कोस थीटा और ये डी थीटा अपॉन dt, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसी पुनः समय के सापेक्ष अवकलन से भाई, कब पुनः समय के सापेक्ष अवकलन से, देखना भाई समय के सापेक्ष अवकलन से, समय के सापेक्ष अवकलन मैंने समय के सापेक्ष अवकलन किया तो यहाँ बन जाएगा कितना ax बन जाएगा, ये x कंपोनेंट हो जाएगा d2x अपॉन कितना dt स्क्वायर। देखना भाई पहले इसका करूँगा तो ये बनेगा कितना d2r अपॉन कितना dt स्क्वायर कोस थीटा एज इट इज प्लस, ठीक है, साथ में माइनस लिखता हूँ डायरेक्ट, कोस का माइनस आएगा यहाँ पे, देखना मैं ये हो गया कोस का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ओह dr अपॉन dt तो एज इट इज रखा, dr अपॉन dt कोस का कितना हो जाएगा माइनस, तो माइनस पहले यूज कर लिया मैंने, और थीटा का कितना डी थीटा अपॉन dt उसका हो गया। फिर इसका करना है माइनस r का कितना हो जाएगा बताओ dr अपॉन dt, इधर कितना साइन थीटा और इधर कितना डी थीटा अपॉन कितना dt, ठीक है भाई। आगे कर देता हूँ कंटिन्यू, माइनस हो गया, r को छोड़ दिया, अब की बार साइन का कितना हो गया कोस थीटा और थीटा का कितना डी थीटा अपॉन dt, लेकिन एक डी थीटा अपॉन dt पहले से है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस कितना r साइन थीटा की बार, और ये बन जाएगा d2 थीटा अपॉन कितना dt स्क्वायर। कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं है। कोस कोस वाली टर्म एक साथ लिख देता हूँ, साइन साइन वाली एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है भाई। एक कोस ये रहा और एक कोस ये रहा, बाकी साइन है, ठीक है। तो ये बनेगा x कंपोनेंट, यहाँ बनेगा कितना d2x अपॉन कितना d2 स्क्वायर, और यहाँ बनेगा कितना कोस थीटा, यहाँ बनेगा d2r अपॉन कितना dt स्क्वायर माइनस, यहाँ बन जाएगा r और d थीटा अपॉन कितना भाई dt का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? साइन थीटा वाला देखो, ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा है, तो ये तो डबल हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा डबल, तो माइनस का साइन थीटा बाहर निकालता हूँ मैं यहाँ से, और माइनस का साइन थीटा ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा यहाँ से, और ये बनेगा कितना dr अपॉन dt और d थीटा अपॉन कितना dt प्लस का यहाँ पे बन जाएगा कितना r d2 थीटा अपॉन कितना dt, ये बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये बनेगा, ये कोस थीटा के साथ आ गए, ये साइन थीटा के साथ आ गए, इसको नंबर लिखा मैंने 3 4, ये नंबर कितना 5। इसी प्रकार उसका पुनः समाकलन करता हूँ इस वाली समीकरण का, देखना भाई पुनः समीकरण किया तो ये बनेगा कोई ay और ये बनेगा d2y अपॉन कितना भाई dt स्क्वायर। अरे समझ में आ रहा है ना, बेसिक सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है भाई। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इस चीज़ में, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलो भाई इसका करूँगा फिर से, तो dr अपॉन dt का कितना हो जाएगा d2r अपॉन dt स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज हो गया। अब की बार प्लस कर दिया, यहाँ कितना dr अपॉन dt साइन का कितना कोस थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा अपॉन कितना dt हो जाएगा, ठीक है। आगे इसका करता हूँ तो देखो r है तो r का कितना बन जाएगा dr अपॉन dt, और यहाँ बनेगा कोस थीटा और d थीटा अपॉन कितना dt माइनस, जो कोस का माइनस साइन होगा तो पहले मैंने माइनस लगा दिया, माइनस ये कितना साइन थीटा और यहाँ बनेगा d थीटा अपॉन dt इसका होल स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस फिर से r और ये कितना कोस थीटा, लेकिन d थीटा अपॉन dt का कितना हो जाएगा d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोस कोस वाली टर्म एक साथ लिख दो, साइन साइन वाली एक साथ लिख दो, वही काम करूँगा।
हाँ भाई, ये दिखता रहना चाहिए। कोस कोस वाली एक साथ लिख दो, साइन साइन वाली एक साथ लिखेंगे, देखना भाई। कोस कोस वाली एक साथ, तो यहाँ बना कितना भाई, ए वाई, और ये कितना डी टू वाई अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। यहाँ से देखना क्या बनेगा, ये कोस ये कोस, ठीक है, कोस कोस ये तो डबल हो जाएगा, ये तो डबल हो जाएगा। यहाँ बनेगा कितना कोस थीटा, और ये बनेगा 2 डी आर अपॉन डी टी, और यहाँ बनेगा कितना डी थीटा अपॉन डी टी, उधर से कोस कितना प्लस आर डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। साइन वाला एक साथ लिख दो, प्लस साइन है ना, तो प्लस साइन लेके लिखता हूँ, यहाँ साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा लिखा तो ये बनेगा कितना डी टू आर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, माइनस कितना आर डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। नंबर कितने हो गए भाई, 6 नंबर हो गए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर अपन त्वरण लिखना चाहें भाई, परिणामी त्वरण, देखना अपन ऐसे लिखते थे, अगर एक्स वाई कंपोनेंट है, परिणामी त्वरण ऐसे लिखते थे अपन, हाँ, ए वेक्टर इक्वल टू कितना ए एक्स आई कैप प्लस कितना ए वाई कितना, ठीक है। तो ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, इसके साथ लिख दो, ऐसे कैसे, इसके साथ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखना भाई, यहाँ बनेगा कितना ए वेक्टर कितना भाई, इसके साथ, तो इसके साथ आई कैप लग जाएगा, इसके साथ जे कैप लग जाएगा। एक बार देखना भाई, मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ से, इसके साथ आई कैप, इसके साथ आई कैप, इसके साथ जे कैप, इसके साथ जे कैप। तो आई कैप वाला एक साथ लिख लेता हूँ, आई कैप वाला एक साथ लिख लेता हूँ, और जे एक बार लिख ही देता हूँ। देखो यहाँ बनेगा कितना भाई, देखना कोस थीटा, यहाँ कितना बनेगा डी टू आर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, माइनस कितना बनेगा आर, और ये बनेगा कितना डी थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, इसके साथ आई कैप माइनस, इसके साथ भी आई कैप आएगा, यहाँ कितना साइन थीटा, और ये बना कितना 2 डी आर अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन कितना डी टी, प्लस के साथ कितना आर डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, ये भी कितना आई कैप, ये दो के साथ आई कैप हो गया, इसके साथ जे कैप, प्लस यहाँ लिख दिया कोस थीटा, और ये कितना बनेगा भाई 2 डी आर अपॉन डी टी, और ये बनेगा डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस यहाँ बनेगा आर और डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी, ये बनेगा कितना जे कैप, प्लस इसके साथ कितना आएगा प्लस आएगा, यहाँ बनेगा कितना भाई साइन थीटा, और इसके साथ कितना ये डी टू आर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, माइनस कितना आर और डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, ये जे कैप हो गया। अब कोई दिक्कत हो तो बोलेगा, अब कोई दिक्कत हो तो बोलेगा। अब इसमें देखो भाई, इसमें देखेंगे तो ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट ये कॉमन है, ठीक है। तो इसको बाहर निकालूंगा, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, और इसमें ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ से क्या मिलेगा कोस थीटा आई कैप प्लस साइन जे कैप, ठीक है। देखना भाई, देखते जाओ आज आप, अच्छा है भाई, आता है एग्जाम में, और एक बार नहीं काफी बार आया हुआ क्वेश्चन। देखना मैंने क्या किया, यहाँ था ए वेक्टर, ये वाला पार्ट कहाँ है, ये वाला पार्ट यहाँ है, इन दोनों को तो कॉमन निकाला मैंने, इन दोनों को तो क्या किया कॉमन निकाला, डी टू आर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, माइनस कितना आर डी थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये बाहर आ गया, इधर क्या बनेगा, यहाँ बना कोस थीटा आई कैप प्लस कितना साइन थीटा जे कैप, ठीक है। इसमें से ये बना, यहाँ कितना आएगा, ये वाला पार्ट बाहर आएगा, ये वाला पार्ट, तो यहाँ बनेगा 2 डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन कितना डी टी, प्लस कितना आर डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा बताओ, यहाँ बनेगा माइनस, पहले माइनस है साइन थीटा आई कैप प्लस यहाँ बनेगा कितना कोस थीटा जे कैप। ये इक्वेशन से निकल के आई अपने पास, ये इक्वेशन से निकल के आई 7 नंबर, ये इक्वेशन से निकल के आई 7 नंबर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को बोलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलेगा भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ जो अपन जो यहाँ त्वरण को लिखेंगे भाई, वहाँ ऐसे लिखते थे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो ये आर थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड वो डायरेक्शन, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ए वेक्टर इक्वल टू ये ए आर आर कैप
प्लस ए थीटा कितना थीटा कैप, ए आर आर कैप प्लस कितना ए थीटा कितना थीटा कैप हो गया, ए आर आर कैप प्लस कितना हो गया ए थीटा थीटा कैप हो गया। कोई दिक्कत तुम्हें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब ये आर कैप ये रेडियल डायरेक्शन है, ये थीटा कैप ये क्या है टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये क्या है वही टेंजेंशियल। और अगर ऐसे नहीं आता तुम्हें कि ये रेडियल डायरेक्शन कैसे है वो टेंजेंशियल कैसे है, तो मैं बता सकता हूँ भाई आपको पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको ये है पोलर कोऑर्डिनेट देखना पड़ेगा, फिर आपका इस चीज़ का है। तो पोलर कोऑर्डिनेट आप जानते होंगे तो वहाँ से आपको पता होगा रेडियल डायरेक्शन। मैं फिर भी हिंट दे देता हूँ, देखो भाई रेडियल डायरेक्शन कैसे है, आपने अपन ने ऐसे माना ये क्या है आर ये थीटा, अपने पास आ गया एक्स कोस थीटा और वाई इक्वल टू कितना आ गया आर साइन थीटा। अपन यहाँ क्या लिख देते हैं भाई, अपन अगर पोजीशन वेक्टर लिखना हो, अपन को पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो अपन लिख देते हैं आर वेक्टर इक्वल टू कितना एक्स आई कैप प्लस कितना वाई जे कैप, ऐसे लिख देते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस कितना भाई वाई जे कैप। एक्स कितना है अपने पास आर कोस थीटा आई कैप प्लस कितना आर साइन थीटा जे कैप। आर को बाहर निकाल दो, आर को बाहर निकाल दो, ये बनेगा कितना कोस थीटा आई कैप प्लस कितना साइन थीटा कितना जे कैप, तो ये कितना हो जाएगा आर और ये आर कैप। ऐसे तो लिखते थे अपन, अरे आर वेक्टर को कैसे लिखते थे ऐसे लिखते थे, क्यों आर कैप कितना होता था भाई यहाँ पे आर कैप होता था सदिश बटा सदिश का क्या परिमाण, तो कोई बात है। तो ये आर है ये क्या है आर कैप उसकी डायरेक्शन, तो आर कैप यही है कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। और जो टेंजेंशियल होता है वो आर के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब ये थीटा पे है तो उसके बीच एंगल कितना होगा 90 प्लस थीटा होगा। तो इसमें जब 90 प्लस थीटा रखूंगा 90 प्लस थीटा तो वाली चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है आई बात समझ में जाएंगी। ये कोस थीटा आई कैप है भैया, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं समीकरण 7 ये कितना 8, समीकरण 7 तथा 8 से, समीकरण 7 तथा 8 से यहां से क्या बनेगा बताओ ए आर रेडियल कंपोनेंट एक्सलेशन का कितना भाई डी टू आर डी टी स्क्वायर माइनस कितना आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और यहाँ कितना ए थीटा। टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना भाई ये टेंजेंशियल कंपोनेंट कितना 2 डी आर अपॉन डी टी डी थीटा अपॉन डी टी प्लस आर डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। और यहाँ आर कैप कितना भाई आर कैप है कितना कोस थीटा आई कैप प्लस कितना साइन थीटा जे कैप, और थीटा कैप कितना है भाई माइनस साइन थीटा आई कैप कोस थीटा जे कैप, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं रेडियल है ना त्वरण और इसको बोलते हैं टेंजेंशियल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रेडियल त्रिज्य त्वरण और टेंजेंशियल या इस पर से दिगंशीय त्वरण बोलते हैं या दिगंशीय त्वरण बोलते हैं, ठीक है ना। ये त्वरण के अपना मान आया, यहाँ त्वरण का क्या आया मान। तो अपने पास ये दो इक्वेशन है, ये ध्यान रखनी है आपको, इक्वेशन सही। तो मैं आगे चल लेता हूँ इसी पे नेक्स्ट पेज करता हूँ। देखना भाई यहाँ से अपने पास आया त्रिज्य त्वरण, तो क्या बोलते हैं अपन त्रिज्य त्वरण रेडियल ए वेक्टर ए आर आया भाई ए आर, ये आया अपने पास कितना ए आर, और ए आर की वैल्यू कैसे है ए आर की वैल्यू ऐसे है, ए आर की वैल्यू कैसे डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टू आर अपॉन कितना भाई डी टी स्क्वायर माइनस टू कितना था भाई माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन कितना डी टी। और एक होता है स्पर्शीय या दिगंशीय त्वरण, स्पर्शीय त्वरण, ठीक है भाई। टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलेरेशन बोलते हैं ए थीटा, इसका मान कितना है 2 डी आर अपॉन डी टी, और इधर कितना डी थीटा अपॉन कितना डी टी। और उसके बाद क्या है भाई इधर के बाद क्या है इसमें आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, यहाँ है प्लस आर डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। ये आया भाई अपने पास, ये रेडियल वाला ये टेंजेंशियल। अगर इसको मैं द्रव्यमान से गुणा कर दूं दोनों और स्मॉल एम से गुणा करने पर भाई स्मॉल एम से गुणा करने पर, यहाँ स्मॉल एम किया तो एम ए आर बन जाएगा,
कितना बन जाएगा एम ए आर, तो यहाँ मास और ये बन जाएगा कितना डी टू आर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर माइनस कितना आर, और ये बनेगा डी थीटा अपॉन कितना डी टी का स्क्वायर, और यहाँ बनेगा कितना भाई एम ए थीटा बनेगा 2 डी आर अपॉन कितना डी टी, और यहाँ बन गया कितना डी थीटा अपॉन डी टी प्लस कितना आर डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। ये अपना निकल के आएगा भाई, ठीक है। अब अगर अपन कंप्लीट की देखना चाहे भाई टोटल, ठीक है, टोटल फोर्स, तो दोनों का क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे। टोटल फोर्स में क्या करेंगे भाई अपन दोनों का ऐड करेंगे। देखो भाई अगर अपन को एफ चाहिए एफ वेक्टर आर, ठीक है, तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ अपने पास बनेगा मास टू एक्सेलेरेशन ए आर, इधर बन जाएगा ए आर का प्लस कितना मास इंटू ए थीटा, और ये कितना बन जाएगा थीटा। अब देखो इधर तो थीटा वाली कोई चीज़ है ही नहीं, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, इधर थीटा वाला नहीं है, इधर तो आर के वाला ही है। तुलना करूंगा, तुलना से भाई, तुलना से क्या बनेगा देखना, यहाँ बनेगा m और ये बनेगा कितना ए आर कितना है भाई ये वाला, ये बनेगा डी टू आर अपॉन कितना डी टी स्क्वायर माइनस कितना आर, और ये बनेगा कितना डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर। इसका मान तो बराबर किसके आएगा एफ आर के, और जबकि इसका मान एम ए थीटा वाला ये बनेगा कितना मास से मल्टीप्लाई नहीं हुआ क्या, ये मास से मल्टीप्लाई भाई, यहाँ बन जाएगा कितना 2m, और यहाँ बनेगा कितना, या फिर बाहर रख लो मास को, मास से मल्टीप्लाई हुआ तो मास तो बाहर हो गया, ये कितना बनेगा 2 डी आर अपॉन कितना डी थीटा, और डी थीटा अपॉन कितना डी टी, और प्लस कितना आर डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी स्क्वायर। इसका मान कितना, ये कोई नंबर जो भी है आपका 8, और ये कोई नंबर क्या है 9, समीकरण 8 तथा 9 केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति के समीकरण, ये चीज़ है। और ये आपको ध्यान भी होना चाहिए, काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह सभी नीचे करेंगे अपन, और आगे की जो भी और 3 थ्योरम प्रूव करेंगे वो भी इन इक्वेशन से करेंगे, ठीक है। तो प्राप्त समीकरण 8 तथा 9, प्राप्त समीकरण 8 तथा 9 केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति के समीकरण, ठीक है भाई। देखो एक बार इनको अच्छे से, ठीक है भाई, ये केंद्रीय बलों के अधीन कण की गति के समीकरण है। इसके बाद अपना नेक्स्ट है कि सिद्ध करना है अपन को कि केंद्रीय बलों के अधीन कण की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है, संरक्षित होती है, वो देखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, बाकी कल करते हैं, ठीक है। ओके भाई।